बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इन तीनों टर्म्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या कंट्रास्ट्स हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। इम्पीरियलिज़म, कॉलोनियलिज़म एंड न्यो कॉलोनियलिज़म। तो चलते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ, इम्पीरियलिज़म। इम्पीरियलिज़म क्या है? एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड सब्जुगेशन बाय वन ग्रुप ओवर अनदर। दो चीज़ें इस डेफिनेशन में आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर एज वेल एज इकोनॉमिक पावर, एंड सब्जुगेशन बाय वन ग्रुप ओवर अनदर ग्रुप। एक जो कंट्री है या एक पॉलिटिकल एंटिटी या एक ग्रुप वो सब्जुगेट कर रहा है किसी दूसरी पॉलिटिकल एंटिटी को या किसी दूसरे ग्रुप को या किसी दूसरे की टेरिटरी को या किसी दूसरी स्टेट को। कैसे सब्जुगेट कर रहा है? बाय एक्सरसाइजिंग आइदर पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर। तो इम्पीरियलिज्म में क्या है? एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड सब्जुगेशन बाय वन ग्रुप ओवर अनदर ग्रुप। अब याद रखिए कि जब हम इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं तो इम्पीरियलिज्म एक्चुअली एक पॉलिसी है, एक आइडिया है। और इम्पीरियलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है और हाइब्रिड मोड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर भी हो सकता है। मींस पार्शियली डायरेक्ट पावर हो सकती है और पार्शियली इनडायरेक्ट पावर हो सकती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर में डिफरेंस क्या है? किस तरह से पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज किया जाता है और किस तरह से पावर को इनडायरेक्टली एक्सरसाइज किया जाता है। अगर आपको वो पीरियड याद हो जब सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया था, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो इन पर्सन रूल कर रहे थे। इवन के जो टर्म यूज़ की जाती थी उस वक़्त इंडिया के लिए वो ब्रिटिश इंडियन स्टेट की टर्म यूज़ की जाती थी। मीन्स कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू एंड दिस टेरिटरी इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। आज जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं पाकिस्तान और इंडियन स्टेट्स के लिए या बांग्लादेश के स्टेट के लिए, वो पाकिस्तानी स्टेट की टर्म यूज़ की जाती है या इंडियन स्टेट की टर्म यूज़ की जाती है। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में जब डायरेक्ट कंट्रोल था तो उस वक़्त ब्रिटिश इंडियन स्टेट की टर्म यूज़ की जाती थी। इट मीन्स कि उस वक़्त जो इम्पीरियलिज़म था उसको डायरेक्ट कंट्रोल के ज़रिए से इन प्रैक्टिस किया गया था। लेकिन अगर आप करंट पीरियड को देखते हैं, 21st सेंचुरी को देखते हैं, न्यो कॉलोनियलिज्म को देखते हैं जिसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल है डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ज़रिए से, डिफरेंट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से। तो इम्पीरियलिज्म पे वापस आते हैं कि इम्पीरियलिज्म में जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है इट कैन बी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इट कैन बी पार्शियली डायरेक्ट और पार्शियली इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि इम्पीरियलिज्म इज़ नॉट एज अ सिनोनिम ऑफ कॉलोनियलिज्म और न्यो कॉलोनियलिज्म, बल्कि जो इम्पीरियलिज्म की टर्म है इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व एक्चुअल फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी इन क्वेश्चन और डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट रूल ओवर द सब्जुगेटेड पीपल। इम्पीरियलिज्म के अंदर मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्चुअल फिजिकल ऑक्यूपेशन इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें इनडायरेक्ट ऑक्यूपेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है और हाइब्रिड कंट्रोल भी हो सकता है। अगर हम बात करें कॉलोनियलिज्म की तो कॉलोनियलिज्म में जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो ज़रूरी है, इन पर्सन कंट्रोल ज़रूरी है, फिजिकल ऑक्यूपेशन ज़रूरी है। Colonialism involves direct control of one group over another, while imperialism does not necessarily involves direct control. It can be practiced by establishing indirect control. आगे उसकी एग्जाम्पल है कि like America annexation of Hawaii in 1898, which allowed the US to gain possession and control of all ports, buildings, harbors, military equipment and public property that had formerly belonged to the government of the Hawaiian island। और 1898 में जब स्पेनिश अमेरिकन वार शुरू हुई and the strategic use of the naval base at the Pearl Harbor during the war convinced Congress to approve formal annexation। और 2 साल के बाद जो हवाई है that was organized into a formal US territory और 1959 में US ने इसको अपनी 50th स्टेट के तौर पर
अपने यूएस फेडरेशन के अंदर ऐड कर लिया। कलोनियलिज्म क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिस एंड इम्पीरियलिज्म इज़ द आइडिया डिराइविंग दैट प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टर्म की तरफ, दैट इज़ न्यू कलोनियलिज्म। न्यू कलोनियलिज्म क्या है? द कंट्रोल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स। न्यू कलोनियलिज्म में इनडायरेक्ट कंट्रोल है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मीन्स, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट टूल्स। द टर्म न्यू कलोनियलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू, क्योंकि आपको याद होगा वर्ल्ड वार टू के बाद दुनिया के नक्शे पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट और सावरन स्टेट्स एमर्ज हुई थी। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की एमर्जेंस की बात करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो वो भी आपको 1947 मीन्स आफ्टर वर्ल्ड वार टू ही नज़र आता है। तो वर्ल्ड वार टू के बाद का जो पीरियड है एक्चुअली ये कोल्ड वार पीरियड है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो प्रेजेंट पीरियड है या एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी है, उसमें जो टेरिटोरियल अनेक्सेशन थी और जो डायरेक्ट कंट्रोल था उसको प्रैक्टिस करना लिटिल बिट मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज़ जो कि पहले इन डिफरेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे, अब वही चैम्पियंस बने हुए हैं डेमोक्रेटिक आइडियल्स के और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इस बात के अगेंस्ट हैं कि एक जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट को सब्जुगेट करे या बाय फोर्स उसको अनेक्स करे और उस पर रूल करे। तो क्या तरीका निकाला गया इन डिपेंडेंसीज़ को, इन फार्मर कॉलोनीज़ को अपने कंट्रोल में रखने का, इनको सब्जुगेट करने का इनडायरेक्ट मींस इंट्रोड्यूस करवाए गए। कैसे, कौन से इनडायरेक्ट मींस इंट्रोड्यूस करवाए गए? लाइक IMF भी एक इनडायरेक्ट मीन है, वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात करते हैं, इवन के FATF जो है, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से जो फार्मर डिपेंडेंसीज़ थी, जो फार्मर कॉलोनीज़ थी, स्टिल उनके जो बहुत सारे पॉलिटिकल और इकनॉमिक अफेयर्स और मैटर्स हैं उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अगरचे डायरेक्टली वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, जो उस कंट्री के पर्टिकुलर लोग हैं वही रूल कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है? इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका। तो इस बाकी स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि just hold on for 1 second please. The term neocolonialism was first used after World War II to refer to the continuing dependence of farmer colonies on foreign countries, but its meaning soon broadened to apply more generally to places where the power of the developed countries was used to produce a colonial-like exploitation. For instance, in Latin America, where direct foreign rule had ended in the early 19th century, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर जो डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट पॉलिटिकल सब्जुगेशन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो एक अपना पॉजिटिव फेम और अपना एक जो पॉजिटिव जेस्चर देना है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, इन सारी चीज़ों की वजह से जो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल है और जो डायरेक्ट इकोनॉमिक सब्जुगेशन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसीलिए जो इनडायरेक्ट रूल्स, इनडायरेक्ट जो मीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये जो टर्म है न्यू कलोनियलिज्म, that is unambiguously negative one, that is widely used to refer to a form of global power in which transnational corporations and global and multilateral institutions combine to perpetuate colonial forms of exploitation of डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हमने 3 डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, इम्पीरियलिज्म, कलोनियलिज्म एंड न्यू कलोनियलिज्म। अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करें तो इम्पीरियलिज्म एक पॉलिसी है, एक आइडिया है, और इस पॉलिसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी जो इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो कलोनियलिज्म और न्यू कलोनियलिज्म है। कलोनियलिज्म में डायरेक्ट कंट्रोल है और न्यू कलोनियलिज्म में इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जबकि इम्पीरियलिज्म में दोनों चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है। In case of any confusion, please post your queries on comment section. I'll definitely answer. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.